हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम ग्रीष्मकालीन गृह कार्य कक्षा 8 गणित की है वो सभी वर्कशीट है एक ही वीडियो में हम यहाँ सॉल्व करेंगे। यदि आप बीच की कोई वर्कशीट डायरेक्टली देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो हेडिंग है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग वर्कशीट की जो पार्ट्स है वो डायरेक्ट मिल जाएगा। जैसे आप चौथी सॉल्व करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप चौथी पर क्लिक करेंगे तो आपको चौथी वर्कशीट डायरेक्ट चल जाएगी। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस करके ऊपर जो घंटी ऑल पर दिखती है उसको प्रेस कीजिए, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा, वरना नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट हमारा है क्या है, दिए गए विस्तार और विस्तारित रूप से संख्या बना पाना हमारा ये फर्स्ट है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ दे रखा है दह नहीं है, ये 10,000 है ना, ये दहाई, ये हजार, इकाई, सैकड़ा और लाख। तो इन सबको कैसे बनाए, यहाँ पर देखो इकाई दे रखी है 0, दहाई दे रखी है 2, सैकड़ा दे रखा है 7 और हजार दे रखा है 1, 10,000 है 4 और लाख है 3। तो इस प्रकार हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ इस क्रम में संख्याओं को बनाना है और फिर हमें यहाँ लिख देना है। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए एक बार हम समझ लेते हैं। तो यहाँ है इकाई, ये इकाई हो गई, फिर हो गई दहाई, फिर हो गया हमारा सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000 और ये हो गया हमारा लाख। तो इस प्रकार यहाँ हो जाएगा 7,95,421। ठीक है, अब घे में हो जाएगा ऐसे ही हमारा 8,07,275 और घे में हो जाएगा 9,78,413। ओके, अब देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें क्या दे रखा है, भाई स्थानीय मान को देखें और संख्या बनाएं। यहाँ स्थानीय मान दे रखा है 9 सैकड़ा, 6 लाख, 2 दहाई, 43,000 और 5 इकाई। ये सब उल्टे सीधे दे रखे हैं ना। तो जैसे हमें यहाँ देखा था वैसे की वैसे ये है। तो हमें पहले इकाई लिखना है। तो इकाई हमारी हो गई ये इकाई, फिर हमने लिख दी 2 दहाई, फिर लिख दी हमने कितना 9 सैकड़ा और 43,000 यहाँ लिख दिया और ये हमारा है क्या 6 लाख। तो इस प्रकार हमारा 6,43,925 बना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 लाख, इसी प्रकार 6,29,017, यहाँ हो जाएगा 35,972 और यहाँ पर बन जाएगा 6,40,979। ओके, अब देखते हैं हमारा इस वर्कशीट का जो लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी ऐसे ही विस्तारित रूप दे रखा है यहाँ पर, है ना। तो विस्तारित रूप को ऐसे इन्होंने लिख दिया, वैसे ही हमें लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 70,000, 2,000 तो 72,000 हो गए, ये 1 लाख हो गया तो 1,72,000 हो गए, 900 और 4 और 2 42, तो 1,72,942 यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार ये 9,70,103 हम यहाँ इसको लिख देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 4,43,199 और यहाँ हो जाएगा 1,74,729। ओके, यहाँ हो जाएगा 3,82,120, यहाँ होगा 2,77,107 और यहाँ लास्ट में इसमें हो जाएगा 9,21,076। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी फर्स्ट वर्कशीट है वो सॉल्व होती है। अब बढ़ते हम सेकंड वर्कशीट की तरफ। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, मेनली जो सीखना है वो क्या है कि संक्रियाओं को हमें दैनिक जीवन में जो संक्रियाएं होती है उन्हें हमें सीखना है। ठीक है ना। तो देखिए सेकंड क्या है भाई, वह फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वह संख्या कौन सी है जिसका किसी भी संख्या से गुणा करने पर उत्तर हमेशा शून्य आता है, तो वो है हमारा शून्य। सेकंड क्वेश्चन है वह संख्या कौन सी है जिसका प्रत्येक संख्या में भाग जाता है तो 1 का सब में भाग जाता है। भाई ऐसे कुल कितने अंक हैं जो 4 से गुणा करते हैं लेकिन 4 ही आते हैं, इकाई अंक 4 ही आता है। तो 1 तो 1 हो गया, 4 एकम 4 और 6 चौका 24 हो गया। तो इस प्रकार 1 और 6 कुल टोटल 2 अंक हमारे हो गए। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात करो जिसके दोनों अंक समान हो और 6 का भाग जाए। तो भाई 66 ऐसी संख्या है, यहाँ पर दोनों का भाग जाना चाहिए और 2 अंकों की होनी चाहिए। सबसे छोटी तो वो हो जाएगी हमारी 12 और यहाँ पर 10 से गुणा प्राप्त करने पर 10 गुणा प्राप्त करने के लिए किस संख्या से गुणा करेंगे, भाई 10 से ही करेंगे और किससे करेंगे। ठीक है, किसी संख्या का चौथाई प्राप्त करने के लिए 1/4 से ही यदि हमें प्राप्त करना है तो उसमें हमें 4 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हमारी दूसरी वर्कशीट है वो भी सॉल्व होती है। अब बढ़ते हैं हमारी थर्ड वर्कशीट की तरफ, थर्ड कार्यपत्रक की तरफ। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या सीखना है, यहाँ गुणा के इबारती प्रश्नों को समझकर हमें हल कर पाना। तो यहाँ हमें भाई गुणा सीखना है। गुणा से संबंधित कुछ दैनिक जीवन के जो प्रश्न हमारे आते हैं तो उन दैनिक जीवन के प्रश्नों को हम सोल्व कर पाए। मान लो जैसे आपको दुकान पे भेज दिया मम्मी ने कि बेटा ऐसे करना, माचिस का डिब्बा एक ना 5 रुपए का आता है तो ऐसा करना तू 7 ले आना। तो आप कितना रुपए दोगे, 1 5 का आता है तो 7 कितने के आएंगे भाई, 7 का 5 गुणा करेंगे तो 35 रुपए का आएंगे। तो ऐसे ही प्रश्नों को इबारती जो व्यवहारिक प्रश्न होते हैं उनको इबारती प्रश्न बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक डिब्बे में 6 कप आते हैं तो बताइए 60 डिब्बों में कितने आएंगे। तो 6 गुणा 7 कर देंगे, 6 संत हो जाएगा हमारा 42। ओके,
सेकंड क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ कहता है कि 3 घंटे में एक ड्रेस सिलता है और 9 घंटे काम करता है। 3 घंटे में एक ड्रेस, तो 9 घंटे में 3 ड्रेस सिलेगा, तो 100 दिनों में कितने, तो 100 दिनों में हो जाएगी 9 गुणा 100। ओके, तो 300 ड्रेस हो जाएगी, हमारा गे ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ कह रहा है कि सुचिता के पापा पार्क में 3 सुबह 3 शाम को 2 मतलब डेली 5 चक्कर लगाते हैं। तो डेली के हो गए कितने, 5 चक्कर, और अगस्त महीने में 31 दिन होते हैं, तो 31 गुणा 5 करके हमें 155 चक्कर हो जाएंगे, और 155 हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है भावना ने 30 तकिए के कवर खरीदे, है ना, 30 तकिए के कवर खरीदे उसने, और एक तकिए का कवर है वो है 60 रुपए का, है ना, तो कुल कीमत कितनी हो जाएगी, 30 गुणा 60 करके 1800 रुपए की हो जाएगी। यहाँ है प्रतिदिन 15 मटके बनाती है, यदि वह 70 दिन तक मटके बनाती है तो कुल कितने मटके बनेगा। भाई एक दिन में कितने बनाती है, 15 मटके, 70 दिन तक बनाती है तो 15 गुणा 70 कर देंगे हम, और हो जाएगा हमारा 1050 मटके उत्तर। ओके, बगीचे में मतलब टोटल 22 पंक्तियां, एक पंक्ति में 15 पेड़ है, तो पंक्ति में 15 पेड़, टोटल 22 पंक्तियां, तो 22 गुणा हम 15 करेंगे और टोटल हो जाएंगे हमारे कितने, 330 पेड़। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर एक मक्खी के 6 पैर होते हैं, तो टोटल 15 मधुमक्खियां हैं, तो 15 गुणा 6 करेंगे, टोटल उनके 90 पैर हो जाएंगे। ऐसे यहाँ कह रखा है कि भाई 1 दर्जन केले हैं 45 के आते हैं, तो 25 दर्जन कितने होंगे, तो 45 गुणा 25 करेंगे तो 1125 के यहाँ पर ये हो जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार हमारी ये वर्कशीट भी सॉल्व होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ। तो नेक्स्ट वर्कशीट में क्या है भाई, यहाँ पर हमें सीखना क्या है, गुणनखंड और गुणनखंड सार्व गुणनखंड को समझ हम सके। यहाँ गुणनखंड करना हम सीखेंगे, सार्व गुणनखंड को हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, कौन सी संख्या 40 के गुणनखंड नहीं है। भाई 40 का गुणनखंड हम करें तो कौन कौन सी संख्या नहीं आती है। तो भाई देखिए 1 का भाग 40 में जाता, 2 का जाता, 4 का जाता, 5 का जाता, 8 का जाता और 10 का जाता। तो ये तो हो गए इसके क्या है, गुणनखंड, और सब जितने बचे हैं वो गुणनखंड नहीं है, इसलिए हम उनके क्या लगा देंगे, गोल गोल गोला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गुणनखंड आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए ये पूछा है कि भाई सार्व गुणनखंड जो है इनका वो आप बताइए। कहने का मतलब है सार्व गुणनखंड वो होता है जो दी हुई संख्याओं का गुणनखंड हो कॉमन। भाई जैसे 20 का गुणनखंड 10 भी होता है और 60 का गुणनखंड 10 भी होता है, तो दोनों का गुणनखंड 10 हो गया ना भाई, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, सार्व गुणनखंड। ठीक है, अब देखिए 16 और 24 का सार्व गुणनखंड 4 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 4 का भाग 16 में भी जाता है, 24 में भी जाता है। 22 और 44 का 11 हो जाएगा, 25 और 35 का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, तो थर्ड क्वेश्चन में देखिए इसमें दे रखा है कि 140 का गुणनखंड कौन सा है, 28, एक 555 का गुणनखंड कौन सा, 5, और 276 का गुणनखंड नहीं है। तो भाई 69 है, 46 है, 138 है, यहाँ 33 इसका गुणनखंड नहीं है। सॉरी, आगे देखिए दी गई संख्याओं का गुणज और गुणनखंड लिखिए। तो यहाँ पर देखिए 25 का गुणनखंड 1 और 5 हो गया, मतलब 1 और 5 का भाग 25 में जाता है। और गुणज है, गुणज मतलब है इसको 25 से गुणा करते हैं तो किसी संख्या को, तो आगे तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 30 75, 25 चौको 100। तो यहाँ हमें गुणा करके संख्या लिखनी है। जैसे देखो यहाँ 12 की लिखी इन्होंने, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौको 48, 12 पंजे 60। तो ऐसे ही देखिए यहाँ 44 का गुणनखंड हो जाएगा 1 2 4 11, और यहाँ हो जाएगा 44 88 132 176, ये इसके गुणनखंड गुणज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड करना सीखेंगे। तो गुणनखंड इस प्रकार करते हैं, जैसे 228 दे रखा है तो हमें सबसे छोटी संख्या का भाग देना होता है। तो यहाँ हमने 2 का भाग दे दिया, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर हम 2 का भाग देंगे तो 2 पंजे 10, बचा 1, 2 संते 14। फिर 3 का भाग देंगे, क्योंकि 3 का भाग जा रहा है, 2 का नहीं जा रहा है ना। तो यहाँ जाएगा 19, 19 में किसी का भाग नहीं आता, तो 19 का 19 में भाग देंगे, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ तीनों जो हमारे है उनको सोल्व कर देंगे। यहाँ 135 में 5 का भाग दिया 27 आया, 3 का दिया 9 आया, 3 का दिया 3 आया, 3 का दिया 1 आया। मतलब हमारा लास्ट में 1 तक हमें पहुंचना है। यहाँ 5 का भाग दिया 45, 5 का भाग दिया 9, 3 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया 1। ओके, तो इस प्रकार हमारा 5वां क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यहाँ कह रही है, ये पूछ रही कि भाई मैं 90 की गुणज हूँ और 500 और 600 के बीच आती है और 60 की भी आती है, तो हो जाएगा 540। आप 90 और 60 को गुणा करेंगे तो यह आ जाता है कितना, 540। यहाँ ये कह रही है कि भाई 60 की गुणज हूँ और मैं 500 और 900 के बीच में आती हूँ और 80 की भी गुणज हूँ, है ना। तो मुझे बताइए कि मैं कौन सी संख्या हूँ, है ना। तो देखिए, तो आइए हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वर्कशीट को। तो यहाँ पर देखिए करना क्या है हमें, जो हमारी वर्कशीट है इसमें
हमें सीखना है रेखिक कोण क्या होते हैं, पूरक कोण क्या होते हैं, संपूरक कोण क्या होते हैं, आसन्न कोण क्या होते हैं और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। ठीक है, तो भाई देखिए रेखिक कोण तो वो होता है जिसकी सीधी रेखा बनती है, एक सीधी रेखा बन रही है और उसका मान है वो होता है कितना 180। मान लो दो कोण है, एक सीधी लाइन है और उनके बीच में दो कोण हैं, तो ये एक कोण तो ये हो गया है ना, और एक कोण इधर वाला हो गया, तो इन दोनों के यदि जोड़े तो 180 डिग्री का कोण हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड रेखिक। पूरा कोण क्या होता है, पूरा कोण वो होता है जैसे मान लो ये कि 90 डिग्री का कोण है और 90 डिग्री का कोण है और इसमें क्या नाम है दो कोण है, तो ये पूरा कोण हो गया। संपूरक कोण है वो 180 डिग्री के होते हैं, है ना। आसन्न कोण है तो एक दूसरे पे जो आसन्न होते हैं दैट इज कॉल्ड आसन्न, है ना। और है शीर्षाभिमुख कोण, तो इन सभी कोणों को हम आगे से समझेंगे। जैसे शीर्षाभिमुख कोण मतलब ये शीर्ष है आपका और शीर्ष के अभिमुख मतलब आमने सामने जो कोण होते हैं दैट इज कॉल्ड शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर देखिए बी और ई क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। तो देखिए रेखिक युग्म कोण, रेखिक युग्म कोण कौन से हैं, ए और ई को हम कह सकते हैं, बी और ए को हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ए और लिख दिया, शीर्षाभिमुख कोण हो गया हमारा बी और ई। ओके, तो सत्य और असत्य को हमें यहाँ पर लिखना है। भाई देखिए सत्य कौन सा है और असत्य कौन सा है। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए आप आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, बिल्कुल सही है ना। अधिक कोण का मान है 90 से 180 के बीच होता है, बिल्कुल सही है। संपूर्ण कोण का मान है 90 होता है, गलत है, 180 होता है। और रेल की पटरी समांतर होती है, बिल्कुल सही है। दो कोणों का योग है यदि 180 है तो वो पूरक नहीं भाई साहब संपूरक होते हैं, इसलिए गलत है, इसको इसलिए आप क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। भाई जब ये 50 का है तो ये भी 50 का ही होगा, है एकांतर कोण है। और यहाँ पर आसन्न ये कोण है, तो यहाँ पर देखिए ये 70 का है तो ये कितना का होगा, इन दोनों का मान 180 होता है, तो 70 इसको घटा देंगे इसको घटा देंगे हम 180 में से, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कितना 110। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 110, 130 है, ये गलत लिखा हुआ है, 110 हो जाएगा, इसको हम कर देंगे 110। ओके, तो ये एक और 0। ओके, तो 110 है ये। आगे है नेक्स्ट है क्या 135, तो 135 ये 35 है, 135 तो ये भी 135 का हो जाएगा। 14 क्वेश्चन को देखिए आप ध्यान से। तो 14 क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, प्रत्येक आकृति के कोण युग का नाम लिखिए। तो ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है, ये है हमारे क्या संगत कोण इसको बोला जाता है ना। भाई मान लो दो रेखाएं समांतर हो और कोई तिरछी रेखा उनको काट रही हो, तो एक तरफ के एक जैसे बने हुए कोण दैट इज कॉल्ड संगत कोण। तो ये भी संगत कोण है और ये भी संगत कोण है। यहाँ पर और 4, 6 और 5 को हम देखें तो ये रेखिक कोण है। ठीक है, तो यहाँ क्या दे रखा है भाई, संलग्न में ये कह रहा है कि यदि ये और ये पैरेलल है, समांतर है, तो आपको जो अज्ञात कोण है उनके मान लिखने हैं। तो x का मान कितना होगा भाई, ये 130 का है तो ये कितने का होगा, तो ये टोटल रेखिक कोण 180 का होता है, तो 180 में से 130 घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50 का। ये 50 का हो जाएगा, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है दोनों, तो ये 50 का, तो ये भी 50 का हो जाएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। हम वैसे भी लिख सकते हैं और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई ये भी तो रेखिक कोण है, तो यहाँ 180 में से 130 घटाए तो हमारा जाएगा कितना 50। आगे देखिए कोण Z है, कोण Z आपको दिखाई दे रहा है, तो ये 130 है तो ये भी 130 का हो जाएगा। आगे P है, Y बराबर 50 है, तो यहाँ P देखिए आपको ये P दिखाई दे रहा है, तो ये 50 का है, तो ये भी 50 का हो जाएगा। Q है, ये Q यहाँ एक कितने का है, ये Q कितने का है, ये 130 का है, तो ये 130 का हो जाएगा। और ये शीर्षाभिमुख हो गए तो ये भी 130 का हो जाएगा और R हमारा हो जाएगा 50 का। ओके, तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो की लास्ट वर्कशीट नंबर 6 की तरफ। तो यहाँ पर हमें सीखना क्या है भाई, माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर होते क्या है, उसकी सामान्य समझ है वो हमें यहाँ पर करनी है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर दे रखा है भाई 16 को दर्शाने वाला टेली मार्क है वो क्या होता है। भाई यहाँ पर जो टेली मार्क होते हैं वो 5 कैसे होते हैं, 4 को गिन के हम 5 को हम ये तिरछा लगा देते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि यदि हम सीधी लाइन गिनते हैं तो हमें गिनने में दिक्कत होती है, और ये 5 का ये गट्ठर हो जाता है तो हमें गिनने में कोई दिक्कत नहीं आती। सुविधा के हिसाब से इसको चेंज करके ऐसे बनाया गया है। तो 5 3 15 1 16 ये इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ 10 विद्यार्थियों ने परीक्षा में विज्ञान विषय में 50 में से इतने नंबर आए, है ना। अब इतने नंबर आए तो ये पूछ रहा है कि भाई सबसे कम अंक किसके आए, तो भाई सबसे कम अंक 14 आए, है ना। प्राप्तांकों का परिसर क्या होता है, प्राप्तांकों का परिसर होता है सबसे ज्यादा नंबर और सबसे कम नंबर, उस यदि सबसे ज्यादा में से सबसे कम घटाए जो बचे दैट इज कॉल्ड परिसर। तो यहाँ पर हो गया हमारा 26
माध्य क्या होता है, जितने भी अंक होते हैं, जितनी भी संख्या होती है उनको हम जोड़ लेते हैं और उनका जितनी संख्या होती है उनका भाग दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड माध्य। तो हमने यहाँ 35, 36, 40, 25, 15, 20, 70, 30 और 23 को इसको सबको जोड़ जुड़ा के 255 किया। ये दो सभी अंक है वो 10 है, तो 10 का भाग दिया तो हमारा आया माध्य कितना, 25.5। अब ये कह रहा है कि कितने विद्यार्थियों ने माध्य से कम अंक प्राप्त किए। तो देखिए यहाँ 25 से 25.5 से कम वाले तो 1, 2, 3, 4 और 5 और टोटल हमारे 6 विद्यार्थी हो गए, है ना। अब यहाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ दे रखा है एक दंडालेख आपको दे रखा है, दंडालेख में आपको पढ़ना आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर तो देखिए इसके नंबर दे रखे हैं, है ना, 5 अंक, 2, 10 अंक, 15, 20 और 25 अंक। यहाँ विषय दे रखे हैं भाई, हिंदी वाले हैं वो काले कलर के हैं, अंग्रेजी वाले हैं वो सफेद कलर के हैं। यहाँ बच्चों के नाम लिख रखे हैं, अजय, अरुण, बिंदु, माया और रीना। अब किसको देखो, जैसे बिंदु है, बिंदु को सबसे ज्यादा अंक मिले, है ना, सबसे ज्यादा अंक मिले और दोनों विषयों में बराबर मिले। और यदि मान लो हम देखें तो सबसे कम अंक यदि टोटल में देखें तो सबसे कम अंक टोटल में रीना को मिले। यदि हम देखें कि सबसे ज्यादा अंतर किसमें है तो अजय के पास अंतर है। तो इस प्रकार हमारे इससे संबंधित है, इनको पढ़ना हमें समझना आना चाहिए, उससे संबंधित हमारे क्वेश्चन है। तो यह पूछा अंग्रेजी में अधिकतम अंक किसको मिले, तो अंग्रेजी में सबसे अधिकतम अंक है वो मिले बिंदु को। दोनों विषयों में समान अंक बिंदु को, आप देख सकते हैं बिंदु को। और न्यूनतम अंक किसको मिले, रीना को। और सर्वाधिक अंतर किसका है, अजय का। ओके, तो इस प्रकार हमारे ये वर्कशीट है कक्षा 8 की गणित विषय की, सभी वर्कशीट का है कक्षा इसकी फर्स्ट से लेकर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ है, हमारे इसी एक ही वीडियो में संपन्न होती है। अगली लिंक जैसे ही प्राप्त होती है आपको अब इसका वीडियो है वो अवेलेबल करा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी कक्षा 8 की जो पढ़ाई है वो कम्प्लीटली ये पूरे सत्र में ढंग से हो सके। हम साल भर आपके साथ जुड़े रहेंगे, बोर्ड की तैयारी भी आपको साथ के साथ कराएंगे। और हमारा मेन जोर रहेगा किस पर, इंग्लिश पर, और सेकंड जोर रहेगा मैथ पर। ओके, थैंक यू वेरी मच। एक नई वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खम्मा गणेशा।